जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो संपूर्ण किताब से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे तो मेरा पक्का वादा है कि आप जो 70 नंबर का पूर्णांक होता है उसमें से आप 50 नंबर तो जरूर ले आएंगे इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं समझिएगा भी, और जो भी हम परिभाषा बता रहे हैं उसको याद भी कर लीजिएगा। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप इसमें कितना याद कर पाते हैं और कितना लिख पाते हैं। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली परिभाषा है हमारी, तो मोलरता किसे कहते हैं, तो मोलरता किसे कहते हैं और मोललता, तो ये दो प्रकार से पूछता है। तो मोललता भी पूछ सकता है और मोलरता भी पूछ सकता है। तो इसमें हमने मोलरता की परिभाषा लिखी है। तो इसमें मोललता और मोलरता में कुछ भी अंतर नहीं है। ये मोललता होता है एक होता है मोलरता, जिसमें हमने मोलरता की परिभाषा लिखी है। तो इसमें होता क्या है, सिर्फ आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मोलरता में क्या होगा। इसमें आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो इसमें देखिए लीटर की आवाज़ आती है। तो इसमें लीटर, तो इसमें 1 लीटर विलेय के मोलों की संख्या, और इसमें क्या होगा किलो में, तो इसमें होगा 1 किलो विलेय के मोलों की संख्या। बस इतना ध्यान रखना है कि किसमें लीटर है और किसमें किलो है। तो इसमें मोलरता, तो मोलरता से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि मोलरता में 1 लीटर और इसमें 1 किलो, बस एक को समझिए तो एक तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो ये होता है मोलरता और मोललता। तो इस मोलरता की परिभाषा क्या है, 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और इसके लिए जो फार्मूला होता है, तो विलेय का मोल बटा विलेय का कुल आयतन, तो ये होता है मोलरता के लिए फार्मूला। वो भी होना काहे में चाहिए, आयतन में, लीटर में। अगर लीटर में नहीं ml में दिया होगा तो यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे। तो आप इसको इस तरह ध्यान रखिए। ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो ml में पूछता है, ताकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल होंगे तो आप उनको अच्छी ढंग से हल करिएगा। आप बढ़ते हैं अगली डिफिनेशन की ओर। अब इसमें है मोललता। देखिए हमने इसमें बताया क्या था, मोलरता और मोललता। अब मोललता की डिफिनेशन क्या है, तो मोललता की डिफिनेशन क्या है, विलायक की 1000 ग्राम यानी 1 kg, इसमें हमने कहा था 1 लीटर, और इसमें क्या है 1 kg 1 किलो में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है या उसे मोलरता कहते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए जो फार्मूला होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। वो भी काहे में होना चाहिए, kg में। अगर kg में नहीं होगा तो आप वहाँ पर 1000 से गुणा कर दीजिए, बस आपका वो kg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको ग्राम में देगा, तो बस आप उसको थोड़ा ध्यान से, जो न्यूमेरिकल होंगे तो आप उनको ध्यान से न्यूमेरिकल को हल करिएगा। अब बढ़ते हैं अगली डिफिनेशन की ओर। तो जो अगली डिफिनेशन है, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो वैद्युत अपघट्य, तो वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जैसे NaCl, ये क्या है, वैद्युत अपघट्य है। अगर ये इसको जो हम तोड़ेंगे तो Na होगा वो प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो इसी क्रिया को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जब NaCl को जब हम तोड़ेंगे तो इसी क्रिया को, जब Na होगा वो प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो यही क्रिया वैद्युत अपघट्य कहलाती है। तो वैद्युत, इसी प्रकार ये परिभाषा लिखिए, वैद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में टूट जाते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जो Na था वो प्लस आयन में टूट गया और Cl माइनस आयन में टूट गया, तो ये क्रिया हो गई वैद्युत अपघट्य। अब बढ़ते हैं अगली डिफिनेशन की ओर। तो जो अगली डिफिनेशन है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता को कप्पा
ये जहाँ यहाँ पर आप लोगों को एक के दिख रहा है, इसे कप्पा पढ़ते हैं, कप्पा। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो जहाँ पर ये पी की तरीके से दिख रहा है, ये पी नहीं, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध। और ये जहाँ पर आप लोगों को एक के की भांति दिख रहा है, ये के कुछ इस तरह बनता है, तो इसे कप्पा पढ़ते हैं। तो प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये विशिष्ट चालकता की डिफिनीशन हो गई। अब बढ़ते हैं अगली डिफिनीशन की ओर। अब अगली डिफिनीशन है मोलर चालकता किसे कहते हैं। मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट चालकता तथा मोलरता के अनुपात को ही मोलर चालकता कहते हैं। तो ये क्या है, ये जहाँ पर एक क्या है, विशिष्ट चालकता यानी कप्पा बटे मोलरता, इन दोनों के अनुपात को ही हम लैम्डा एम यानी मोलर चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता और मोलरता के अनुपात को हम मोलर चालकता कहते हैं। तो ये हो गई मोलर चालकता की डिफिनीशन। यहाँ पर ये फार्मूला आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, बस उसी से जो डिफिनीशन है आपकी बन जाएगी। बस थोड़े जो फार्मूले हैं आप उन पर बस थोड़ा ध्यान दे दीजिए, बस आपकी जो डिफिनीशन है इसमें तुरंत बन जाएगी। इसमें फार्मूले से ही डिफिनीशन निकल आती है। इसमें क्या है, विशिष्ट चालकता है कप्पा और मोलरता, तो इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। तो ये मोलर चालकता की डिफिनीशन हो गई। अब बढ़ते हैं अगली डिफिनीशन की ओर। तो अगली डिफिनीशन है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो इसके लिए डिफिनीशन है जब किसी धातु की छड़ को 1 atm दाब पर और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है और जिसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये मानक इलेक्ट्रोड की डिफिनीशन हो गई। अब बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। तो जो अगली परिभाषा है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तथा इनकी विशेषताएं भी लिखी हैं। तो इसकी जो संक्रमण तत्व होते क्या हैं, तो डी ब्लॉक आप लोग जो पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे, तो इस तरह आप लोगों को कुछ पीरियोडिक टेबल दिखती होगी, पीरियोडिक टेबल। तो आप लोगों को इस तरह पीरियोडिक टेबल दिखती होगी और यहाँ पर ये होता है एस ब्लॉक और ये होता है पी ब्लॉक और ये बीच में डी ब्लॉक। जो इस तरफ है पी ब्लॉक और इस तरफ है एस ब्लॉक, दोनों के संक्रमण के कारण ही जो ये डी ब्लॉक है ये बीच में दबा हुआ है, तो इसी कारण इसे कहते हैं संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आप लोगों को इतना जरूर समझ में आएगा कि संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इस तरफ देखिए इस ब्लॉक से ग्रसित है और इस तरफ देखिए पी ब्लॉक से, और बीच में बेचारा डी ब्लॉक बैठा हुआ है। तो इसी कारण इसे जो ये बीच में है, तो इस कारण ये बीच में है, तो इसी कारण इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। इस कारण इन्हें डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यही परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा होती है वो डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी उपकोष में प्रवेश करेंगे, डी कक्षा में प्रवेश करेंगे। तो ये होती है संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। तो ये हर ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं होती हैं। यस ब्लॉक का जो तत्व होगा जब उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तब वो जो होगा यस ब्लॉक में जो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो यस ब्लॉक में ही समाप्त होगा। अगर हम पी ब्लॉक के तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब भी ऐसा ही होगा। जो अंतिम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ब्लॉक में ही प्रवेश करेगा। ये इसीलिए इन्हें 4 ब्लॉकों में और नीचे होता है जो 14 तत्व होते हैं वो होते हैं एफ ब्लॉक। तो वो नीचे पहुंच गया, इसी डी ब्लॉक का ही हिस्सा था, उन्हें अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। अब चलिए देखते हैं अगले तत्व, और इनकी विशेषताएं भी पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो इनकी विशेषताएं क्या होती है, ये रंगीन आयन बनाते हैं और दूसरा है इनमें धात्विक चालकता भी होती है और ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं।
तो ये संक्रमण तत्व की विशेषताएं होती हैं। बढ़ते हैं अगली डिफिनेशन की ओर। तो अब अगला आ भी गया कि अंतः संक्रमण तत्व क्या है और इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। एफ ब्लॉक तत्वों को ही अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं। हमने क्या कहा था कि जिस कक्षा का जो भी तत्व होगा, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसकी जो बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी कक्षा में प्रवेश करेंगे। जिस भी ब्लॉक का तत्व होगा वो उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे वो उसी कोष में प्रवेश करेगा, उसी ब्लॉक के तत्व में। एस पी डी एफ जो एस ब्लॉक के तत्व का है तो एस ब्लॉक में प्रवेश करेगा उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन। अगर पी ब्लॉक का तत्व का है तो पी ब्लॉक में प्रवेश करेगा। अगर डी ब्लॉक तत्व का है तो डी ब्लॉक में प्रवेश करेगा। तो यही होते हैं इनके गुण होते हैं। अब बढ़ते हैं इनका, और इसमें क्या पूछ रहा है, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। तो इसमें और तो इनके जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हैं, यहाँ पर ये जो छूट गया क्या है, इनमें दो श्रेणियाँ होती हैं जिन्हें 4F तथा 5F अर्थात लेंथेनाइड्स एवं एक्टेनाइड के नाम से जाने जाते हैं और इनमें 14 तत्व होते हैं। दो श्रेणियाँ, दो पंक्तियाँ होती हैं पीरियोडिक टेबल में, आपने नीचे देखा होगा कि जिनमें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी है जिनमें 14 तत्व होते हैं। इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो आप इसको देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में हमने इसमें इतनी परिभाषा है कि हमने उसमें आप लोगों को इतनी परिभाषा बता दी, तो आप इनको कहीं से भी देख सकते हैं। तो आप इनकी जो इतनी परिभाषा हम बता रहे हैं, आप इतनी परिभाषा आप इतनी हल कर लीजिए। आप इतना समय है कि थोड़ा जो समय बचा है उसमें आप मन लगा के मेहनत कर दीजिए ताकि आपके भी अच्छे परसेंटेज आ सके, ताकि आप भी छाती ठोक कर बता सकें कि हमारे इतने परसेंटेज आए हैं। आप इतना मेहनत जरूर कर लीजिए। जितना समय बचा है आप अब बस इतना, जो रीलें आप देखें अब रीलें छोड़ दीजिए। इंस्टाग्राम पर जितनी भी रीलें देखी आप उनको छोड़ दीजिए। अब एक महीना भी नहीं बचा हुआ है। अब कहाँ 1 महीना बचा हुआ है, तो आप इसको जो भी समय बचा हुआ है आप उसमें मन लगा के मेहनत करिए, तो आपके भी अच्छे मार्क भी आए और आपका अच्छा परसेंटेज भी आए। तो आप इनको भी अच्छे ढंग से देख लीजिए। क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा है, हिमांक में उन्नयन, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण। और इसमें यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इनसे 2 परिभाषा बनती हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा और हिमांक में अवनमन। तो इसके लिए भी परिभाषा होती है मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। तो इन्हीं दोनों से परिभाषा 2 और भी बन जाती हैं। और इसमें है नैनस समीकरण और अगला है, तो ये भी आप देख लीजिए, अरेहनेस समीकरण और नैनस समीकरण। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तो इतनी हमने जो भी परिभाषा बताई है आप इतना पढ़ लीजिए, तो आपकी जो परिभाषा वाले क्वेश्चन होंगे तो आपके वो आराम से हल हो जाएंगे। और जो भी हमने इसमें परिभाषा बताई है आप लोगों को, तो आप इनको अच्छी ढंग से समझ लीजिएगा। और जो भी हमने इसमें परिभाषा नहीं बताई है तो आप उनको कहीं से भी जाकर देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। अगर हम इनको करा भी देंगे, अब कुछ आप इसको इतना देख लीजिए, बस हम इसको अगली वीडियो में लेकर आएंगे जो भी परिभाषा बची हुई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले में है मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षण। इसमें परीक्षण भी जो है, इसमें 4 परीक्षण है, तो ये तो बिल्कुल फिक्स है। तो आप इनको 4 परीक्षण बिल्कुल रट्टा मारकर याद कर लीजिए, पर जैसे भी याद कर पाए वैसे याद कर लीजिए। इसमें से आपके परीक्षण जरूर आएंगे। तो इसमें पहला परीक्षण है लुकास परीक्षण, और दूसरा मालिस परीक्षण, और तीसरा है फेलिंग-विलेन और टालेन अपकर्मक। ये 4 परीक्षण आप इनको रट्टा मारकर याद कर लीजिए। इसमें हमने एक परीक्षण को भी बता भी रहे हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए। तो ये परीक्षण है फेलिंग-विलेन। क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं। अगर आपसे फेलिंग-विलेन तब पूछेगा, इतना ही पूछेगा,
तो ये 2 नंबर में पूछेगा। अगर आपसे समीकरण पूछेगा तो ये 3 नंबर में जाएगा। तो आप जो है समीकरण को ध्यान दे दीजिए। तो आपके जो समीकरण, एग्जामिनर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं देखता कि आपने क्वेश्चन का आंसर कितना लिखा है, लेकिन आपके जो मेन पॉइंट होते हैं वो आपके जरूर देखता है। अगर आपके जो समीकरण में आएगा तो आपको समीकरण जरूर देखेगा कि आपने समीकरण कैसे हल की। ये थ्योरी नहीं देखेगा कि आपने इस थ्योरी में क्या किया है। अगर आप इसको समीकरण में देख लेंगे, आपको जो समीकरण आपकी सही है तो थ्योरी तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो ये होता है, आप जो समीकरण आपकी जो बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, आपके जो फार्मूले भी पता होने चाहिए, तभी आपकी समीकरण आप बना सकते हैं। तो अब देखते हैं फेलिंग ब्लेन होता क्या है। तो फेलिंग ब्लेन, इसका जो फार्मूला होता है फेलिंग ब्लेन का CuO। ये तो फेलिंग ब्लेन है क्या, एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोजिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। तो ये होता है फेलिंग ब्लेन। अब इसमें पूछता क्या है और क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है। तो ये इसके लिए जो ये समीकरण हो गई, तो आप इसको अच्छी ढंग से देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षण है, तो आप इनको परीक्षण तो आप बिल्कुल रट्टा मारकर याद कर लीजिए। तो आपको इसमें जो एक परीक्षण तो जरूर मिल जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, जो नियम पूछे जाते हैं। तो इसमें जो भी नियम हम बता रहे हैं तो आप इनको बिल्कुल आराम से याद कर लीजिए, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ताकि ये जो नियम है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे भी गए हैं और ये इस बार आएंगे भी, ये बिल्कुल फिक्स है। तो पहला नियम है कोलराउस का नियम तथा उसके उपयोग लिखिए। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यह क्या है, लैम्डा इन्फिनाइट यानी अनंत तनुता पर जो वैद्युत अपघट्य है बराबर किसके होता है, धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया कोलराउस का नियम। और इसके चलिए देखते हैं अनुप्रयोग। ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1 2 जितने भी आपको प्रयोग मालूम हो, अनुप्रयोग इसकी जितने भी मालूम हो आप उसको लिख दीजिए। 1 तो बिल्कुल पक्की ही। तो इसमें पहला अनुप्रयोग है कोलराउस के नियम का, तो दुर्बल वैद्युत अपघटन की अनंत तनुता पर मौलिक चालकताओं का निर्धारण, और दूसरा है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। तो ये 2 अनुप्रयोग आप इसको देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। तो जो अगला नियम है राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं लिखी। तो इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। और इसके लिए जो फार्मूला होता है राउल्ट के नियम के लिए, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर n स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इसके लिए ये फार्मूला हो गया। और इसकी सीमाएं कहाँ तक है, कहाँ तक आपका जो ये नियम है राउल्ट भाई साहब का नियम कहाँ तक काम करेगा। तो राउल्ट भाई साहब का नियम तनु विलयन पर लागू हो सकता है और अवाष्पशील विलयन पर लागू हो सकता है, और यह वैद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होगा। तो ये हो गए महत्वपूर्ण नियम। और ये अगला नियम है फराडे का विद्युत अपघटन का नियम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हमने इस वीडियो में नहीं कराया है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो आप इसको जितना है आप इसको थोड़ा बहुत जो हम करा रहे हैं तो आप इसको देख लीजिए। और जो भी इसमें हमने क्वेश्चन नहीं कराए हैं उन नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को करा देंगे। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रयोगशाला विधियाँ। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछी गई भी है। तो पहली है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि,
और दूसरी है डाई एथिल ईथर, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल, एसीटोन। ये जो भी 5 विधियां हैं तो आप इनको रट्टा मारकर याद कर लीजिए। इसमें से आप लोगों को एक विधि तो पक्का है, प्रयोगशाला विधि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेगी और ये 5 नंबर की आती है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। 5 नंबर ऐसे नहीं मिलते हैं बोर्ड एग्जाम के, तो आप इसको जो भी प्रयोगशाला, ये 5 विधियां जो है प्रयोगशाला, तो आप इनको रट्टा मारकर याद कर लीजिए। और भी जो सेकंड में ये तो हो गया, सेकंड में और भी जो वो रिएक्शन है, जैसे क्या होता है जब निम्न को कैसे प्राप्त करें, तो उसकी वीडियो तो हम पहले से बना चुके हैं, तो इसमें हम वो नहीं ऐड करेंगे, तो आप वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को इस वीडियो में इतना तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि हमें कितना पढ़ना है और क्या याद करना है और कितने नियम हैं और कितनी परिभाषा है, कितनी प्रयोगशाला विधियाँ हैं। तो आप इनको इतना तो आप इतना पढ़िए जितना हम बता रहे हैं, ताकि आप जो है ज़्यादा तामझाम में मत पढ़िए। आप अच्छा लिखेंगे तो एग्जामिनर भी पागल नहीं है कि आपको नंबर न दे। अगर आप अच्छी ढंग से लिखेंगे तो आपके भी अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको एग्जामिनर भी अच्छी ढंग से नंबर आपको देगा। तो आप आई होप आप लोगों को इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम बोर्ड एग्जाम में कितना आ सकता है। तो इसमें जितना भी हमने बताया है तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से आपकी जो दो राय नहीं है कि आप इसमें से भी शॉर्टकट ढूंढिए। तो इसमें आप लोग शॉर्टकट ढूंढेंगे तो आपका भी, तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, इसमें हमारा नुकसान कोई नहीं है। तो इसमें से आप भी शॉर्टकट ढूंढेंगे तो इसमें कोई हमारा नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इसमें भी शॉर्टकट ढूंढेंगे तो इसमें अब क्या शॉर्टकट है, तो इसमें जितना भी हमने शॉर्टकट चाहा तो उतना हमने तो करा दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।